गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे। आद्य ऐतिहासिक बता दिया था आपको, क्या प्रागैतिहासिक बताया था? ठीक है, प्राग ऐतिहासिक आपको बता दिया था। 3 भागों में बांटा था हिस्ट्री को, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है, उनमें से प्राग ऐतिहासिक बता दिया था और कंप्लीट हो गया था। ताम्र पाषाण था सबसे लास्ट में। अगर उसमें किसी को डाउट है तो वो बताए। देखिए ताम्र पाषाण में थोड़ा सा रह गया था, पहले बता देता हूँ, तब तक किसी का डाउट है तो वो बताए। ताम्र पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक आज बताना है। ताम्र पाषाण का मतलब है कि तांबा की खोज हो गई। यहाँ पे किसकी खोज हो गई? तांबा की। और इसी को बोलते हैं चिल्को। तांबा को ही बोलते हैं चिल्को, जैसे पाषाण को बोलते हैं पत्थर यानी कि स्टोन, तो ऐसे ही तांबा को बोलते हैं चिल्को और पाषाण को बोलते हैं लिथ। तो चिल्को लिथ भी बोला गया था इस काल को। और इसमें तांबा की खोज हुई थी, तो धीरे धीरे फिर तांबा की खोज यानी कि मेटल हो गई। मेटल की खोज होगी तो धीरे धीरे फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है आधुनिक वो हो गया था। और धीरे धीरे फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लग गया था। ठीक है, औद्योगिकरण होने लग गया था। जैसे ही मेटल की खोज होगी, मेटल जहां भी होगी तो उसी से इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। मेटल की चीजें बनने लग जाती है, हथियार बनने लग जाते हैं, इस तरह से तरह तरह से। ठीक है, थोड़ा वेट करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए थोड़ी दिक्कत सी आ रही है इसमें, टेक्निकल कोई दिक्कत है कैमरे की, तो हमारा फोकस हट रहा है बोर्ड का। थोड़ा सा वेट करेंगे तो सही हो जाएगा दोबारा से। माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, अभी हो जाएगा ठीक। बस ये ओके गुड। जैसे कि औद्योगिकरण शुरू हो गया, धीरे धीरे बढ़ई की दुकान बन गई, उसने अपने हथियार बनाने शुरू कर दिए, तांबा के हथियार। फिर सुनार की दुकान हो गई, फिर ऐसे ही लोहार की दुकान हो गई, तो लोहार ने भी अपने हथियार बनाने स्टार्ट कर दिए। तो इस तरह से देखिए जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण से, उसमें तो बहुत बड़े औद्योगिकरण नहीं होते थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं होती थी, क्योंकि इतने औजार उनके पास नहीं थे। तो छोटी छोटी दुकान बना ली, यहाँ पे सुनार की हो गई, फिर बढ़ई की हो गई, लोहार ने बना ली, यहाँ पे और बना ली, ऐसे मिठाई की दुकान आ गई। तो इस तरह से छोटा छोटा इंडस्ट्रियलाइजेशन, उन दुकानों को ही इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाने लगा, और वो क्या हुआ, धीरे धीरे एक विकसित रूप उसने ले लिया। ठीक है, तो ताम्र पाषाण के बाद विकसित रूप ले लिया, और जो ये पाषाण काल का, ताम्र पाषाण काल का जो विकसित रूप था, वही उसी को हम धीरे धीरे फिर आद्य ऐतिहासिक काल कहते गए। और फिर धीरे धीरे ईंटें बननी स्टार्ट हो गई, सीमेंट बननी स्टार्ट हो गई, और धीरे धीरे फिर वहां पे मकान बनने स्टार्ट हो गए थे, जो हमें सिंधु सभ्यता में पढ़ने हैं आगे। तो ये थोड़ी सी एक दो चीज रह गई ताम्र पाषाण काल में बताने में। और देखिए सवाल है, डाउट है किसी का कि सर जो गेहूं और जौ मिले थे जो 6000 7000 साल पहले, वो क्या आज से 7000 साल पहले थे, यानी कि 2026 से 7000 साल पहले थे? देखिए ऐसा नहीं है, इसको टाइमलाइन पे बताने के लिए बोल रहे हैं। ये है, देखिए हम यहाँ पे वर्तमान में 2026, ईसाई जो है, ईसाई हम जो कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं ना, जिस चीज में 2026 है, वो ईसाइयों का कैलेंडर है। ईसाइयों का कैलेंडर यानी कि यहां से स्टार्ट होता है, ये है 0, और इस काल को हम बोलते हैं एनो डोमिनी, ए डी, एनो डोमिनी, मेरे ईश्वर के साम्राज्य में, मेरे ईश्वर के साम्राज्य में। ठीक है, एनो डोमिनी मतलब मेरे ईश्वर के साम्राज्य में। और इससे पहले का जो काल है उसको हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट, जो 7000 साल पहले, जो जो हमने बताया थी कि जौ और गेहूं की खेती हुई थी पाकिस्तान के मेहरगढ़ में, किरथर और सुलेमान नामक पहाड़ियों के बीच में, तो वो हुई थी यहाँ से बिफोर क्राइस्ट। इससे पहले का जो भी पीरियड है बिफोर क्राइस्ट, तो यहाँ पे था 7000 साल पहले। और फिर चावल की खेती हुई यहाँ 6000 साल पहले, यानी कि इनके बीच में भी जो चावल, जो आदि मानव ने या मानव ने देखा था ना, वो जौ और गेहूं के 1000 साल के बाद देखा था। ठीक है, तो ये था इनका डाउट। तो इस 0 से, यानी कि 2026 से पहले 0 चलेंगे। अब देखिए इसमें जो एडी है ना, इसमें जो बड़ा होता है, एडी में जो बड़ा होता है, जितना नंबर बड़ा होगा, जितना भी नंबर बड़ा होगा, जैसे 2026 2020 से बड़ा है, 2000 से 2020 बड़ा है, तो इधर बढ़ता हुआ चलेगा। लेकिन अगर बिफोर क्राइस्ट में हम देखेंगे 0 से पहले, तो जितना नंबर इस साइड होगा वो ज्यादा बड़ा होगा। 7000 साल पहले, 7000 साल पहले, 6000 साल पहले,
यानी कि 7,000 साल अगर हम बोलेंगे तो वो ज्यादा एक लंबा पीरियड है यहाँ से, जीरो से। देखिए ईसाई जो लोग होते हैं ना, उनका कैलेंडर होता है, ईसाइयों ने अपना कैलेंडर बनाया था ग्रिगोरियन कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर बोला था। ईसाइयों का खुद का कैलेंडर है ग्रिगोरियन कैलेंडर। अन्य कैलेंडर है हमारा जो देसी कैलेंडर है, इसके हिसाब से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, तो ये महीने होते हैं। और एक होता है हमारा शक कैलेंडर, शक कैलेंडर जिसे हम देसी कैलेंडर बोलते हैं, शक संवत, ठीक है, वो होता है हमारा पो, माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, साड़, सावन, आश्वज, कार्तिक, मिंग, ऐसे पढ़ते रहिए, ठीक है। वो हम लोगों की समझ में नहीं आता, हमारे दादा परदादा और माता पिता उनको पढ़ते थे। अब हम सिर्फ जनवरी फरवरी पढ़ते हैं। एक कैलेंडर बकरीद का होता है, मुस्लिम कैलेंडर होता है बकरीद का, ठीक है, तो वो उनका कैलेंडर होता है। तो इस तरह से कैलेंडर जो है अलग अलग होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया जो है ज्यादातर वो इसी कैलेंडर पे आधारित है, ग्रिगोरियन कैलेंडर, क्योंकि इसको समझना भी आसान है। फिर ईसाई जो लोग है ना, वो काफी पढ़े लिखे होते हैं, उनकी कल्चर भी उनका बहुत बढ़िया होता है, और थोपते नहीं है अपना कल्चर, लेकिन बचा के रखते हैं उसको, और सभी पे अच्छा होता है। जैसे इनके स्कूल भी होते हैं ना, इनके एजुकेशन सिस्टम बड़ा अच्छा होता है ईसाइयों का। क्रिस्ट राजा स्कूल, इनके स्कूलों के नाम मिलेंगे आपको, क्रिस्ट राजा, सेंट जोसेफ, सेंट जोसेफ कन्वेंट स्कूल, और सेंट मैरी, इस तरह के जो स्कूल होंगे ना, उनमें देखिए आप कभी भी ये थोपेंगे नहीं, सिर्फ सुबह प्रेयर में बताएंगे, अपना थोड़ा बहुत बताएंगे, उसके बाद सिर्फ स्टडी पे ध्यान देते हैं ये लोग इन, ठीक है। तो ईसाइयों का थोड़ा सा हमारे यहाँ ज्यादा है। बाकी आजकल तो नए किंडरगार्टन खुल गए हैं, छोटे छोटे बच्चों के स्कूल, ठीक है, नर्सरी वर्सरी, ये खिलाते हैं वहाँ पे, ये किंडरगार्टन, प्ले स्कूल बोलते हैं आजकल के स्कूलों को, प्ले स्कूल, इनमें खिलाते हैं। हम जब खेलते थे, हम खेलते थे तो क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, चेस खेलते थे, और हमारे टाइम पे लड़कियों की एक अलग ही दुनिया होती थी। ये ऐसे एक एक लंगड़ी लंगड़ी पैर पे खेलते थे वो, ठीक है। उनकी उनकी लड़कियों की एक अलग ही दुनिया होती है हमेशा। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा देख लेते हैं थोड़ा सा, चावल के साक्ष्य। सर चावल के साक्ष्य तो लेहुरा देव से मिले हैं। देखिए इनका कहना है चावल के जो साक्ष्य हैं वो लेहुरा देव से मिले हैं, लेहुरा देव, यूपी। जबकि हमने बताया था कि चावल के जो साक्ष्य हैं वो कोलडीवा से मिले। ये कह रहे हैं 6,000 साल पहले, सॉरी 6,000 नहीं, लेहुरा देव से मिले हैं 6,000 साल से भी पुराने मिले हैं, लगभग 9,000 साल पहले। ये सवाल पूछा किसी ने, ठीक है। हमारे अनुसार देखिए हमने बताया था कोलडीवा से मिले हैं चावल के साक्ष्य, और ये मिले हैं 6,000 साल पहले। तो ये जो है ये सही है। अगर लेटेस्ट खोज के अनुसार पूछेगा, लेटेस्ट खोज ये लगभग 2022 की बात है, तो यहाँ पे नए साक्ष्य मिले थे इसके, और इन्होंने नए साक्ष्य में बताया था खोज करके कि जो चावल है ना वो 6,000 साल पहले नहीं, 9,000 साल पहले, यानी कि जौ और गेहूं की खेती से भी पहले मिल गए थे लेहुरा देव यूपी में, ठीक है। अगर पूछेगा कि लेटेस्ट कहाँ मिले हैं तो उसके अनुसार बताना है, तो लेहुरा देव बताएंगे, 9,000 साल पहले मिला था, बिफोर क्राइस्ट। और अगर पूछेगा कि सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ मिला है पुरानी खोज के अनुसार, तो फिर कोलडीवा 6,000 साल पहले मिला था। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा आधे ऐतिहासिक। देखिए 3 स्टेज हमने पढ़ लिए हैं, कौन कौन सी पढ़ी है? प्राक ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक लिख देते हैं, प्री हिस्टोरिक, आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक, और ऐतिहासिक। ये हमने पढ़ लिया, लगभग खत्म हो गया। इसमें पत्थर के बारे में पढ़ा है, इसमें हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु हो गया जी, सिंधु हो गया, इसको चलो मेकअप कर देते हैं इसका, ठीक है, हो गया सिंधु सभ्यता। और इसमें पढ़ेंगे हम आगे इसके लिखित इतिहास में ले। देखिए सिंधु सभ्यता जो है इसमें लिखा और लिख करके खुद ही पढ़ लिया, लिख करके खुद ही पढ़ लिया, हम लोग इसको नहीं पा पाए। तो जो सिंधु सभ्यता थी ना वो ताम्र पाषाण काल का
ये जो थी सिंधु सभ्यता, ये ताम्र पाषाण काल का ही विकसित रूप थी। जैसे हमने बताया था कि जब मेटल मिल गई थी तांबा, तो उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण धीरे धीरे बढ़ गया, और उसके बढ़ने से ही धीरे धीरे बड़ई की दुकान हो गई, फिर लोहार की दुकान हो गई, सोनार ने दुकान बना ली, मिठाई की दुकान हो गई, टायर की दुकान हो गई। इस तरह से धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था बढ़ने लगे और दुकानें लगी, और उन दुकानों को उस टाइम औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रीज कहा जाता था, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे वो नहीं होती थी, वो तो एक खोज थी। धीरे धीरे देखिए, स्टार्टिंग में जब भी कोई चीज होगी तो एक छोटा रूप बनेगा। कोई दुकान करेगा स्टार्टिंग में, मान लो किसी ने फोटोग्राफर की दुकान कर ली, ठीक है, धीरे धीरे वो स्टेशनरी का सामान रखने लग जाएगा, पेन रखने लग जाएगा, टेप रखने लग जाएगा, स्टेपलर कॉपी रखने लग जाएगा। फिर वो धीरे धीरे बड़े लेवल पे एक फोटो भी बड़े लेवल पे बनाने लग जाएगा, फिर वो ब्याह शादी के प्रोग्राम लेने लग जाएगा, फिर उनकी रील्स बनाने लग जाएगा, वीडियो वगैरह। तो इस तरह से ये जो दुकानें बनी थी, इन्होंने बड़ई और इन्होंने सुनार ने बनाई थी, वही धीरे धीरे बड़े रूप पे फैलने लग गई थी, ठीक है। तो उसी को कहा गया फिर सिंधु सभ्यता। और जो ये सिंधु सभ्यता थी ना, ये सिंधु नदी के किनारे फैली हुई थी। सिंधु सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे फैली हुई थी, आसपास, उसके आसपास के शहर पे, सिंधु नदी के किनारों पे, थोड़ी सी दूर हल्की फुल्की वहीं। तो इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा गया कि सिंधु नदी के किनारों पर जो फैली हुई सभ्यता है, आसपास फैली हुई सभ्यता है, वो सिंधु सभ्यता है। ये थी आपकी ठीक है, यहाँ पे थी सिंधु सभ्यता। गुजरात हो गया, ये जम्मू कश्मीर होगा, तो यहाँ पे थी सिंधु सभ्यता। ये पाकिस्तान की शहर हो गया सारा, और ये जो है ये हो गया भारत की, यहाँ गुजरात में, और यहाँ जम्मू कश्मीर में मिली है कुछ, पाकिस्तान के मेहरगढ़, सुलेमान किरथर, यहाँ पे कुछ मिली है सिंधु सभ्यता पाकिस्तान के शहरों में, और कुछ मिली है सिंधु सभ्यता भारत के शहरों में। और जो सिंधु सभ्यता ना, उसको सबसे पहले उसकी जानकारी दी थी कि कोई ना कोई सिंधु सभ्यता है, वहां पे गड़े हुए हैं, कुछ न कुछ नीचे दबा हुआ है, और वो पहले कभी मकान हुआ करते थे या कुछ कमरे हुआ करते थे। तो उसकी जो जानकारी दी थी सबसे पहले सिंधु सभ्यता की, वो दी थी चार्ल्स मैसन ने, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक पढ़ना हमने, उसमें हम सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे सबसे पहले, आद्य ऐतिहासिक, और इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, पहले सिंधु सभ्यता। ताम्र पाषाण काल का विकसित रूप क्या था, सिंधु सभ्यता थी। तो इसकी जानकारी सबसे पहले दी थी चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने बताया था कि जमीन के नीचे कुछ न कुछ दबा हुआ है, कोई ईंट वगैरह है, पत्थर वगैरह निकले हैं, कोई रहता था यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी जानकारी दी थी सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने, और इसको जानकारी के बाद इसको सर्वेक्षण किया था कनिंघम ने, सर्वेक्षण किया था इसका। इसने तो जानकारी दे दी कि यहाँ कुछ न कुछ है, ठीक है। जैसे मैं बता दूं कि इस कमरे में कुछ न कुछ यहाँ पत्थर पे नीचे है, लेकिन उसका फिर सर्वेक्षण किया, इसने जानकारी दे के ये भाग गया। फिर इसका सर्वेक्षण किया, सर्वेक्षण मतलब इसने बताया था, कनिंघम ने सर्वेक्षण किया इसका, कनिंघम ने, कनिंघम ने बताया था कि जो इसका एरिया है ना सिंधु सभ्यता का, वो यहाँ से लेकर के फिर वहां से होता हुआ, वहां से थोड़ा 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 कट कट लग के फिर वहां से वहां तक का इसका एरिया है। इसने देखा था सारा कि इसका सिंधु सभ्यता का एरिया कहाँ तक है, ठीक है। तो सबसे पहली जानकारी दी चार्ल्स मैसन ने, और इसका एरिया जो था वो बताया था कनिंघम ने। इसके बाद इसका नामकरण किया, इसका नामकरण किया था सिंधु सभ्यता का जॉन मार्शल ने, जॉन मार्शल ने। और फिर इसके नामकरण के बाद इसकी खुदाई चालू कर दी थी कि हम जमीन को खोद करके देखेंगे क्या क्या मिलेगा, और वो सबसे पहले की थी दयाराम साहनी ने। चार नाम आपने याद रखने हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी दी थी आपकी चार्ल्स मैसन ने, और इसको नामकरण दिया था कनिंघम, इसको जॉन मार्शल ने। सर्वेक्षण किया कनिंघम ने, उसने एरिया बता दिया था कि यहाँ यहाँ तक लगभग अप्रोक्स हो सकते हैं, क्योंकि उस टाइम कोई मशीनें वगैरह नहीं थी, तो उसने अपना आइडिया से लगा के उसको बता दिया था। और इसकी खुदाई का काम किया था दयाराम साहनी ने। जब इसने सर्वेक्षण किया कि यहाँ यहाँ हाँ हो सकता है, ठीक है, तो इसने जब इसने बताया था कि ये सिंधु सभ्यता है, यहाँ 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 ऐसे मान लो ऐसे, तो फिर इसने इसको काम दिया था, ये काम सौंपा था इसने जॉन मार्शल को। इसने काम सौंपा था इसका अलग अलग व्यक्तियों को, इन्होंने, इसने कहा था देखिए यहाँ पे है, ये एरिया दे देते हैं, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया,
अलग अलग व्यक्तियों को इसकी खुदाई का काम किया था। तो ये जो खुदाई का काम दिया था ना, इसने जॉन मार्शल को दिया था। ठीक है, इसने कहा कि इसको खोदो, जॉन मार्शल को। अब जॉन मार्शल थोड़ी खोदेगा खुद, ये तो खुद अधिकारी था, तो ये थोड़ी खोद देगा इसको। तो इसने फिर और अपने नीचे जो आदमी थे मजदूर वो नियुक्त किए। ठीक है, मजदूर लगा लो, ठेकेदार लगा लो, वो नियुक्त किए। और उन ठेकेदारों में भी फिर ये एरिया दिया इसने। सबसे पहले जो खुदाई का काम किया था, मान लो 10 आदमियों को ठेका दे दिया, ठीक है, तो सबसे पहले जो ठेके का खुदाई का काम किया था वो किया था आपका दयाराम साहनी ने। ठीक है, तो ये सबसे पहला ठेकेदार था खुदाई का, जिसने ये सिंधु सभ्यता की खुदाई की थी, दयाराम साहनी। ठीक है, तो ये सिंधु सभ्यता थी। ये आद्य ऐतिहासिक काल है, धीरे धीरे जैसे पाषाण काल खत्म हुआ था तो विकसित ही रूप था ये सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे था। और सबसे पहले इसका पता लगाया था, इसकी जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने, ये दी थी इसने, चार्ल्स मैसन ने 1826 में लगभग। फिर इसका सर्वेक्षण किया था 1826 के बाद इसने 1800 इसने जब इसको तसल्ली हो गई कि हाँ यहाँ पे कुछ है, तो इसने 1853 से 1856 तक 2-3 साल लगे थे इसको एरिया निर्धारित करने में, कनिंगम को। फिर इसको नाम दे दिया था कि एरिया तो है लेकिन कुछ न कुछ इसको क्या नाम दे। इसने नाम नहीं दिया था, इसने तो ये बताया था कि कुछ न कुछ दबा हुआ है। फिर इसने देखा था कि इतनी दूर दूर तक दबा हुआ है, फिर इसने इसको नाम दे दिया था कि ये सिंधु नदी के किनारे जा रहा है। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे है, तो फिर इसको हम दे देते हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता इसने बता दिया था जॉन मार्शल ने। और जब इसकी खुदाई का काम चालू हुआ तो सबसे पहले ही खुदाई की थी दयाराम साहनी ने। अब हमने देखना है इसके आगे कि जब ये खुदाई हुई तो खुदाई में कुछ ना कुछ निकलेगा। पहले एक एक देखा, जबकि एक ईंटें निकल रही है, कतार में निकल रही है ऐसे, फिर ऐसे घूमगी, फिर ऐसे घूमगी, तो इनको पता चला कि कमरे के कमरे निकल रहे हैं, मकान के मकान है, यहाँ तो गोदाम बने हुए बड़े बड़े, यानी कि ये तो रहा होगा। अब आप में से सवाल पूछोगे सर वो नीचे कैसे निकल गए। देखिए नीचे कैसे निकलेंगे, हमारे दादा की जो हवेली थी ना, मेरे परदादा की जो हवेली थी, जो मेरे दादा के पास थी, उसमें मैं पहले 4 सीढ़ी 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ के जाता था। ठीक है, यहां से चला 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाता था। लेकिन आज मैं जाता हूं ना, आज मैं जब उस हवेली में जाता हूं तो 3 सीढ़ी नीचे जाता हूं आज। ठीक है, एक सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कैसे? क्योंकि इसके बाहर की जो जमीन थी, जो इसके बाहर की गलियां थी, जो इसके बाहर के रास्ते थे, जो इसके बाहर की फिरनी थी, वो क्या है, वो धीरे धीरे ना ऊपर उठती गई। मिट्टी डाली, ऊपर भर्ती कर दी, फिर मिट्टी डाली, फिर ऊपर भर्ती कर दी। आपने तो देखा ही होगा कैसे प्लाटों की भर्ती कर करके सड़क से कितना ऊपर उठा दिया जाता है। तो इसी तरह से जो सिंधु सभ्यता थी ना, आज से बहुत, जब हजारों साल होंगे ना, जब इसको 1000 साल हो जाएंगे मेरे दादा की हवेली को, तो ये भी कम से कम नीचे नीचे दब जाएगी, ये कम से कम 1000 फुट नीचे दब जाएगी। ठीक है, हो सकता है इससे ज्यादा भी दब जाए। तो ऐसे ही सिंधु सभ्यता जो थी, वहां से बाढ़ आई होगी, पानी आया होगा, मिट्टी बह के आई होगी, वहां के आसपास के जो शहर थे वो धीरे धीरे ऊपर उठते गए, वहां पे मिट्टी डाली, फिर बनाने स्टार्ट किए। तो इस प्रकार से जो सिंधु सभ्यता थी नदी के किनारे, वो मिट्टी के अंदर धस गई थी ऐसे के ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से नीचे दब गई थी सिंधु सभ्यता। तो देखिए किसने नामकरण किया था इसका, जॉन मार्शल ने। खुदाई किसने की सबसे पहले, दयाराम साहनी ने, जो ठेकेदार था जॉन मार्शल का। और इसको इसकी जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने 1826 में। और इसका सर्वेक्षण किया था कि कहाँ कहाँ तक ये, कितनी दूर तक, 1 किलोमीटर तक या 2 मील तक ये फैली हुई है सिंधु सभ्यता, वो काम किया था आपका कनिंघम ने। ठीक है, तो इसके बाद हम इसमें देखेंगे आगे कि इसमें कौन कौन से शहर मिले हैं, और भारत में मिले हैं कुछ, ज्यादातर पाकिस्तान में मिले हैं। तो वो सब इसमें हम देखेंगे, सबसे ऊपर कौन सा शहर मिला, सबसे नीचे कौन सा, इधर इधर सारा कौन सी नदी के किनारे पे क्या क्या बसा हुआ था, और उनकी खासियत क्या थी, तो वो हम सब देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास के देखते हैं। आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।